नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार पुनः आर्मी लवर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता। आज हम जो छोटे एग्जाम हैं जैसे आर्मी, रेलवे, एसएसजीडी, दिल्ली पुलिस, इनके अंदर हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यहां से आपको बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, तू अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना। तू अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना, अपने हुनर को और भी धारदार बना। तू अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना, अपने हुनर को और भी धारदार बना। जिसके डर से थर्राती है दुनिया, तू उसी को अपना पहला शिकार बना। और इसी के साथ में मैं शुरू कर रहा हूं आज का टॉपिक, और अपने टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी पहली जानकारी किसके द्वारा और कब दी गई थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जो जानकारी है, प्रथम जानकारी ये दी गई थी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी दी गई थी। इसके बाद में अगर आपको पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसके द्वारा की गई थी, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। और खोज से संबंधित आपको याद रखना है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। क्या याद रखना है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। और यह क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना है 1921 ईस्वी के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में अगला आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको कौन से काल में रखा गया है, तो आप कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कौन से युग में, कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बाद में अगला याद रखना है कि रेडियो कार्बन पत्ती के आधार पर, रेडियो कार्बन पत्ती के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल कितना माना गया है। तो रेडियो कार्बन पत्ती, रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका काल माना गया है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन पत्ती के आधार पर काल कितना माना गया है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए वो सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उनके छोर से बन सकता है। सिंधु सभ्यता जो है इसके बारे में एक तो आपको याद रखना है इसका सबसे उत्तरी छोर, एक आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण छोर, एक आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर, और एक याद रखना है सबसे पश्चिमी छोर। उत्तर में जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मांडा। जगह का नाम क्या है, मांडा। और मांडा कहां पर पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, और ये जो है ये चिनाब नदी के तट पर है। यहां पर नदी का नाम इंपॉर्टेंट है और नदी का नाम क्या रहेगा, चिनाब नदी। इसके बाद में सबसे दक्षिणी छोर जो है वो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर देमाबाद। कौन सा याद रखना है, महाराष्ट्र में देमाबाद याद रखना है। और ये गोदावरी की जो सहायक नदी है परवरा नदी उसके तट पर स्थित है। सबसे उत्तरी छोर कौन सा बताया, मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर, जबकि सबसे दक्षिण में जो है वो है देमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर। पूर्वी छोर की अगर बात करें तो इसका नाम है आलमगीरपुर।
कौन सा? आलमगीरपुर। और ये पड़ेगा मेरठ यूपी के अंदर। कहां पर पड़ेगा? मेरठ यूपी में। और नदी का नाम आपको याद रखना है हिंडन नदी। कौन सी नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। जबकि सबसे पश्चिम जो छोर है वो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहां पर? वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और जगह का नाम है सूतकांगे डोर। जगह का नाम क्या रहेगा? सूतकांगे डोर। और ये जो है वो है दासक नदी के तट पर। ये सिंधु सभ्यता के 4 छोर आपको याद रखने हैं। सबसे उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर। सबसे दक्षिण के अंदर आपको याद रखना है देमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक परवरा नदी। सबसे पूर्व में आपको याद रखना है आलमगीरपुर मेरठ यूपी। और नदी का नाम याद रखना है हिंडन। जबकि सबसे पश्चिम के अंदर आपको याद रखना है वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र के अंदर सूतकांगे डोर। और नदी का नाम याद रखेंगे दासक नदी। इसके बाद में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी पूछी जा सकती है या पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी पूछी जा सकती है। यानी मांडा से लेकर देमाबाद तक की जो कुल दूरी है ये लगभग 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। जबकि आलमगीरपुर से लेकर सूतकांगे डोर तक की ये जो दूरी है ये है लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और अगर इसकी आकृति की अगर बात करें तो इसकी जो आकृति है वो आकृति लगभग त्रिभुज के समान होगी। किसके समान? आकृति अगर पूछ ली जाए तो लगभग किसके समान रहेगी? त्रिभुज के समान। आपको इसी तरह इसको याद रखना है। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता से आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं कौन कौन से स्थल हैं, खोज कब व किसने की, कौन सी नदी के तट पर स्थित है और वहां से कौन से महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। पहला जो खोजा गया स्थल था उसका नाम मैंने बताया आपको अड़पा। पहला स्थल कौन सा बताया था? अड़पा। अड़पा के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? नंबर 1, अड़पा जो है इसकी खोज की गई 1921 ईस्वी में और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। एक तो ये याद रखना है। नंबर 2, इसके अंदर आपको पूछा जा सकता है अड़पा जो है वो वर्तमान में कहां पर स्थित है। तो अड़पा जो है ये कहां पर है? वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन से प्रांत में? वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और जिले का नाम आपको याद रखना है साहिवाल। क्या नाम याद रखना है? साहिवाल। और ये साहिवाल जो है इसी को पहले कहा जाता था मोंटे गोमरी। क्या कहते थे? मोंटे गोमरी। इसी को क्या कहते थे? मोंटे गोमरी। और अड़पा से इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नदी पूछी जाएगी और नदी रहेगी आपकी कौन सी? रावी नदी। अड़पा के अंदर खास तौर से 2 ही चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1 रावी नदी और नंबर 2 दयाराम साहनी। यानी यहां पर एक तो ये क्वेश्चन और दूसरा ये क्वेश्चन, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे यहां से, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 ही चीजें याद रखनी है। इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो जो है इसके अंदर एक तो आपको मोहनजोदड़ो का अर्थ याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। अर्थ क्या रहेगा? मर्तकों का टीला। एक तो ये याद रखना है। नंबर 2 मोहनजोदड़ो की खोज। और मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज की गई थी 1922 ईस्वी के अंदर और खोजकर्ता का नाम था राखलदास बनर्जी। खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
लरकराना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकराना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एक ये याद रखना है। इसके अंदर आपको नदी खास तौर से याद रखनी है। यहां पर रावी नदी और यहां पर कौन सी नदी? सिंधु नदी आपको याद रखनी है। मोहनजोदड़ो से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो। इसके बाद में मोहनजोदड़ो के जो अवशेष हैं उनमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कांसे की नृत्यांगना नारी मूर्ति। कांसे की नृत्यांगना नारी मूर्ति, और यह मूर्ति मिली थी कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसको आप लगा लो स्टार। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कांसे की नृत्यांगना नारी की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? सिंधु सभ्यता के अंदर सर्वाधिक मोहरे, सर्वाधिक मोहर जो है वो भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। 500 से भी अधिक मोहरें मिली हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अवशेष और है, वो है पशुपतिनाथ की मूर्ति। पद्मासन अवस्था में बैठे हुए एक योगी की मूर्ति मिली है जिसको मार्शल महोदय ने आज शिव की संज्ञा दी है। वो अवशेष भी कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा सिंधु, या फिर पूछा जाएगा 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी, और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा है? कांसे की नृत्यांगना नारी की मूर्ति। ये आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो के बारे में। इसके बाद में अगला जो सभ्यता स्थल है उसकी अगर बात करें तो उसका नाम है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है ये वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चहुंदड़ो जो है इसकी खोज की गई थी 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल मजूमदार। और चहुंदड़ो जो है यहां से मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले? चहुंदड़ो से मिले। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया। अगर चहुंदड़ो से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मनके बनाने के कारखाने पूछे जा सकते हैं, क्योंकि चहुंदड़ो जो था ये सिंधु सभ्यता का एक औद्योगिक स्थल था। इसके बाद में अगला कौन सा याद रखना है? आपको याद रखना है रोपड़। कौन सा याद रखना है? रोपड़। रोपड़ जो है ये वर्तमान पंजाब में, और इसकी नदी का नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और नदी का नाम है सतलज। आपको अगर पूछा जाएगा तो रोपड़ के अंदर सतलज नदी का नाम पूछा जा सकता है। रोपड़ जो है इसकी पहली जानकारी तो 1950 में बीबी लाल के द्वारा दी गई थी, लेकिन इसका उत्खनन 1955-56 ईस्वी के अंदर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया था। आपको केवल याद रखना है रोपड़ जो है ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में अगला जो सभ्यता स्थल आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है कालीबंगा। कौन सा याद रखना है? कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में क्या याद रखेंगे? इसका एक तो अर्थ याद रखना है काले रंग की चूड़ियां। क्या याद रखेंगे? काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण इसको नाम क्या दिया गया था? कालीबंगा नाम दिया गया था। दूसरा, कालीबंगा जो है कहां पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के तट पर। कौन सी नदी? घग्गर। यहां पर घग्गर नदी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में कालीबंगा जो है इसकी खोज, और इसकी खोज की गई थी 1952 ईस्वी के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? 1952 ईस्वी के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, जबकि बीबी लाल और बीके थापर जो है उन्होंने इसका
उत्खनन करवाया था। अगर अवशेष की बात करें तो यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा विश्व में सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन दोहरे जुते हुए खेत के साख से, दोहरे जुते हुए खेत के साख से कहां से मिले? कालीबंगा से। विश्व में सबसे प्राचीन दोहरे जुते हुए खेत के साख से मिले हैं, कहां से? कालीबंगा से मिले। इसके अलावा कालीबंगा जो है यहां से भूकंप के साख से भी मिले हैं। किसके साख से मिले हैं? भूकंप के साख से। अगर भूकंप के साख से पूछ लिए जाए तो ये भी कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। इसके अलावा कालीबंगा से युगल समाधियां भी मिली थी, ऊंट की अस्थियां भी मिली थी, अग्निवेदियां भी मिले हैं। लेकिन आपको ये दो चीजें जो है इनको खास तौर से याद रखना है, वो है विश्व में सबसे प्राचीन दोहरे जुते हुए खेत के साख से और भूकंप के साख से। इसके बाद में अगला जो सभ्यता स्थल है वो आपको याद रखना है लोथल। कौन सा याद रखना है? लोथल। लोथल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात। और नदी का नाम याद रखना है बोगवा नदी। कौन सी नदी के तट पर? बोगवा नदी। लोथल की अगर खोज की बात करें तो 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा, किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद में और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? लोथल में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में सबसे प्राचीन जहाजों का गोदीवाड़ा कहां से मिला है? विश्व में सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन जहाजों का गोदीवाड़ा, और यह कहां से मिला था? लोथल से मिला था। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बंदरगाह के अवशेष। किसके अवशेष? बंदरगाह के अवशेष। ये दो क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछे गए। इसके अलावा लोथल से ही चावल के साख से मिले थे। किसके साख से मिले थे? चावल के साख से भी मिले हैं। कहां से? लोथल से। और जो जहाजों का गोदीवाड़ा मिला है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा निर्माण कार्य माना गया है। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? लोथल। अगर आपको पूछा जाएगा तो या तो बोगवा नदी या फिर पूछा जा सकता है विश्व में सबसे प्राचीन जहाजों का गोदीवाड़ा कहां से मिला है, तो वो कौन सा है? लोथल। इसके बाद में अगला आपको याद रखना है सुरकोटड़ा। कौन सा? सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो है उसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई थी 1964 ईस्वी के अंदर। लेकिन आपको केवल यहां पर एक ही चीज याद रखनी है और वो याद रखनी है घोड़े की अस्थियां। क्या याद रखनी है? घोड़े की अस्थियां कहां से मिली है? किसकी अस्थियां? घोड़े की अस्थियां कहां से मिली? सुरकोटड़ा से मिली है। इसके बाद में अगला जो सभ्यता स्थल है वो है बनवाली। कौन सा? बनवाली। और बनवाली पड़ेगा हरियाणा के अंदर, और इसकी खोज 1973 ईस्वी के अंदर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। और यहां पर आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो है मिट्टी से बनी हुई हल्की खिलौना आकृति मिली है। क्या मिली है? मिट्टी से निर्मित, मिट्टी निर्मित हल्की खिलौना आकृति। एक ही याद रखना है। इसके बाद में एक नाम आपको याद रखना है कुणाल, और कुणाल भी कहां पर पड़ेगा? हरियाणा के अंदर पड़ेगा। और यहां से दो चांदी के मुकुट मिले हैं। क्या मिले हैं? दो चांदी के मुकुट मिले। कहां से मिले थे? कुणाल, हरियाणा से। एक नाम आपको याद रखना है धोलावीरा। कौन सा वीरा? धोलावीरा। और धोलावीरा जो है ये कच्छ, गुजरात में पड़ेगा।
कहां पर पड़ेगा? गुजरात। धोलावीरा जो है इसकी खोज जो है वो तो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका उत्खनन कार्य 1990 ईस्वी के अंदर रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा करवाया गया। अब अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूछा जा सकता है कि धोलावीरा जो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर व व्यवस्थित बसा हुआ नगर था। एक तो ये याद रखना है। नंबर 2, यहां से एक साइन बोर्ड मिला है। क्या मिला है? साइन बोर्ड मिला है, और यहां इस साइन बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है सिंधु लिपि के अंदर, जिसको आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद में सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धोलावीरा जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भाग। और ये 3 भाग कौन कौन से थे? एक तो था दुर्ग टीला, एक था निचला नगर, और एक था मध्यमा। यानी मध्यमा नगर जो है वो धोलावीरा के अंदर पाया गया है। कहां पर पाया गया है? धोलावीरा के अंदर पाया गया। एक आपको याद रखना है, राखी गड्डी। कौन सा? राखी गड्डी। और राखी गड्डी पड़ेगा हरियाणा के अंदर। कहां पर पड़ेगा? हरियाणा के अंदर। और राखी गड्डी जो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। अगर यह पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो आंसर कौन सा आएगा? राखी गड्डी। क्योंकि मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान का भाग है। किसका भाग है? पाकिस्तान का। यह तो मैं आपको बता रहा था सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल, और उनसे जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो हम देखते हैं। इसके बाद में नंबर 1 तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सिंधु सभ्यता के निर्माता। और निर्माता जो थे वो थे द्रविड़ जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग? द्रविड़ जाति के लोग। ये भूमध्य रेखा के आसपास के निवासी थे, इसलिए इनको भूमध्य रेखीय निवासी भी कहा जाता है। तो एक तो याद रखेंगे, निर्माता द्रविड़ जाति के लोग। इसके बाद में सिंधु सभ्यता जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो सिंधु सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। इसके बाद में सिंधु समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी मातृ प्रधान था या पितृ प्रधान था? तो सिंधु समाज जो था ये मातृ प्रधान समाज था। किस प्रकार का समाज था? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक। सिंधु समाज किस प्रकार का था? मात्र सत्तात्मक। इसके बाद में आगे आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता जो है इसकी लिपि के बारे में। किसके बारे में याद रखना है? लिपि। सिंधु लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक। किस प्रकार की लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इस लिपि को नाम दिया गया है पिक्टोग्राफ। क्या नाम दिया गया है? पिक्टोग्राफ। लिपि पूछी जा सकती है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता जो है उसके धर्म के बारे में पूछा जा सकता है। धर्म के बारे में अगर याद रखें तो सिंधु सभ्यता से किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। पहला तो क्या याद रखना है? किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। दूसरा, हड़प्पा जो था, हड़प्पा से स्वास्तिक, क्रॉस और चक्कर के साक्ष्य मिले। ये तीनों याद रखने हैं। स्वास्तिक, चक्कर और क्रॉस के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से एक स्तूप टीला मिला है।
कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। लेकिन यह है कुषाण कालीन। कौन से काल का है? कुषाण काल का। एक धर्म से संबंधित आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता के निवासी यज्ञ से अपरिचित थे, यानी यज्ञ की इनको जानकारी नहीं थी। ये आपको याद रखना है, धर्म से जुड़ी ही चीजें। इसके बाद में अगर इनके व्यापार की बात करें, किसकी बात करें? व्यापार। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता की समृद्धि का आधार क्या था, तो समृद्धि का मुख्य आधार जो है वो है इनका विदेशी व्यापार। कौन सा व्यापार? सिंधु सभ्यता जो है इनकी समृद्धि का मुख्य आधार पूछा जा सकता है आपको, और आधार रहेगा इनका विदेशी व्यापार। इसके बाद में सिंधु सभ्यता जो है इनके फसल के बारे में पूछा जा सकता है। फसल में एक तो याद रखनी है, गेहूं व जौ की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? गेहूं और जौ। नंबर 2, चावल के साग से मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, कहां से मिले थे? लोथल से मिले थे। एक आपको याद रखना है, रागी के साग से नहीं मिले। किसके साग से नहीं मिले? रागी। एक आपको याद रखना है, कपास जो है इसकी खेती सबसे पहले सिंधु वासियों ने की थी, और आलमगीरपुर जो है, कहां से? आलमगीरपुर, यहां से कपास के साग से मिले, और यूनानियों ने इसको सिंडोन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सिंडोन नाम दिया है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यूनानियों ने क्या कहा है? सिंडोन का है। अगर इनके पशुपालन की अगर बात करें तो कुबड़ वाला सांड जो है, कौन सा? कुबड़ वाला सांड, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पूजनीय था। तो कुबड़ वाला सांड जो है इनका महत्वपूर्ण पशु है, विशेष रूप से पूजनीय है, इसका नाम याद रखना है। और जब भी सिंधु सभ्यता का नाम आता है तो उसमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु सभ्यता की मोहरों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले याद रखना है सिंधु सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां। क्या याद रखना है? सर्वश्रेष्ठ कलाकृति वो कौन सी है? उसकी मोहर है। मोहर जो है वो सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। मोहर जो है इनके ऊपर सर्वाधिक एक श्रृंगी बैल का अंकन किया गया है, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिलेगा? एक सींग वाले बैल का मिलेगा। और इसके बाद में और क्या पूछा जा सकता है? सिंधु मोहर जो है वो सबसे ज्यादा मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये आपको याद रखना है, किसके बारे में? मोहर के बारे में। इसके बाद में सिंधु सभ्यता से आपको क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? इनमें आपको याद रखना है सिंधुवासी जो है वो लोहे से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? लोहे से अपरिचित थे। इसके बाद में इनको अस्त्र शस्त्र की जानकारी नहीं थी। इसके बाद में घोड़े से अपरिचित थे, और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। किससे अपरिचित थे? घोड़े से अपरिचित थे सिंधुवासी। इसके अलावा और इससे आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सिंधु सभ्यता जो है इसका पतन जो है उसका कारण भी पूछा जा सकता है। इतनी बड़ी सिंधु सभ्यता का पतन क्या कैसे हुआ, कारण क्या था? तो पतन की अगर बात करें तो कोई महामारी हो सकती है, जैसे मलेरिया के साथ से मिले थे मोहनजोदड़ो से। बाढ़ हो सकता है, जैसे चहुंदड़ो से बाढ़ के साथ से मिले हैं। कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो सकता है, जैसे कालीबंगा से साख से मिले थे। तो पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए, तो उनके बारे में निश्चित ये नहीं कहा जा सकता कि इसी कारण से पतन हुआ था। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, इनके बारे में आपको याद रखना है।
एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता के बारे में पूछा जाएगा, या फिर नदी का नाम पूछा जा सकता है, और अगर अवशेष पूछे जाते हैं तो आपको कांसे की नृत्यांगना नारी मूर्ति, सर्वाधिक मोहरे, और एक मोहर जो है उसके ऊपर एक सींग वाले बैल का अंकन, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम का जो लेवल है, उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो लगभग 2 से 3 घंटे तो इसका परिचय करने में लगता है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया है। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने साथियों को भी इसको शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेट करते रहिए। और अगर लगातार आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा तो मैं निरंतर इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को लेकर आपके सामने संपूर्ण इतिहास से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो निरंतर लाता रहूंगा। धन्यवाद।